हेलो स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं आपके सामने ये ओसवाल बुक्स का एक सीबीएसई 10th सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का दिख रहा है। तो मैं अरुण सर इस सैंपल पेपर के अनसोल्व्ड क्वेश्चंस को सोल्व करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग सेल्फ असेसमेंट पेपर 2 के सेक्शन डी और सेक्शन ई के क्वेश्चंस को सोल्व करने जा रहे हैं। तो एक बार फिर स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। मैं हूं अरुण सर और अब हम लोग सेक्शन डी के सबसे पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 को सोल्व करेंगे। एक बार पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को कि क्या कह रहा है। The angle of depression of two ships from an aeroplane flying at the height of 7,500 meter are 30 degree and 45 degree। मतलब कि एक एरोप्लेन जो 7,500 की ऊंचाई पर उड़ रहा है, वहां से दो सीप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 45 डिग्री है। इफ बोथ द शिप्स आर इन द सेम लाइन, अगर दोनों शिप एक ही लाइन में है, एंड वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, और एक शिप ठीक दूसरे शिप के पीछे है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप। तो इसको सोल्व करने के लिए जरूरत होगी ये डायग्राम बनाने की। तो हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एरोप्लेन का हाइट ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये है एरोप्लेन का हाइट, जो कि 7,500 मीटर के हाइट पर फ्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे पोजीशन हो गया एरोप्लेन का, और ये बी ग्राउंड पर एक पॉइंट है, सॉरी ग्राउंड पे कर रहे हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है बी, ये सी लेवल हो सकता है। सी लेवल के एक पॉइंट से ये ए का, यानी ये एरोप्लेन का पोजीशन है। अब सपोज कीजिए कि इस लाइन में, इसी सेम लाइन में दो शिप है। एक शिप यहाँ पे है और दूसरा शिप यहाँ पे है। ये मान लीजिए सी पहले शिप का पोजीशन है या लोकेशन है, और इसके ठीक पीछे एक दूसरा शिप है डी, ये उसका पोजीशन है। तो कह रहा है कि दोनों शिप का इस पॉइंट से, यानी कि ए से, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इसके लिए हम यहाँ से बी डी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और सपोज कीजिए इससे इसको ज्वाइन करते हैं, ए से सी को ऐसे ज्वाइन कर दिए। फिर ए से डी को भी ज्वाइन करते हैं। ये सपोज कीजिए डी से ज्वाइन हो गया। तो फिर डी पर जो शिप है उसका ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जो शिप सी पर है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो जाएगा। ये बड़ा एंगल है तो ये 45 डिग्री लिखेंगे, और ये छोटा वाला है ये लिख देंगे 30 डिग्री। क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे ये 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, और ये कितना के बराबर होगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है। और यहाँ पे हम इस पॉइंट का नाम ई दे देते हैं। तो हमने देखिए सभी सभी जो यहाँ पे कंडीशंस दिए गए हैं उसके आधार पर एक फिगर ड्रॉ कर लिया है, और इसी फिगर के हेल्प से अब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ का जो ये एंगल होगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो पहले एक बार सभी को लिख लेते हैं कि कौन सा इसमें हाइट या डिस्टेंस क्या बता रहा है। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट ए बी। यहाँ ए बी क्या है, ए बी का मतलब हो गया हाइट ऑफ द प्लेन, हाइट ऑफ द एरोप्लेन। ये और कितना दिया गया है, ये है 7,500 मीटर। इसी तरह से सी डी, सी एंड डी आर
द पोजीशन और लोकेशन कह सकते हैं, द लोकेशन ऑफ ऑफ द टू शिप्स आर लोकेशन ऑफ आर द लोकेशन ऑफ टू शिप्स शिप्स क्या लिख दिए? एंगल ई ए डी इक्वल टू एंगल बी होगा और ये 30 डिग्री है और फिर एंगल ई ए सी इक्वल टू ये होगा एंगल सी और ये कितना के इक्वल हो जाएगा 45 डिग्री। तो इस तरह से हम लोगों ने एंगल को ये एंगल और ये एंगल इनके इक्वल दिखा दिया। ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक ट्रायंगल पहले लेते हैं, ये वाला एबीसी या एबीडी कोई भी एक ट्रायंगल ले सकते हैं। तो इसे हमने ले लिया एबीसी। तो एबीसी ट्रायंगल में ध्यान देंगे यहाँ पे इस एंगल एक्यूट एंगल के लिए ये ए बी परपेंडिकुलर है और बी सी बेस है। तो हम परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो है tan। तो tan को लेकर चलते हैं इस ट्रायंगल में। यहाँ पे लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल एबीसी क्या लिखेंगे? tan 45 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी और tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। ए बी कितना आ गया? ए बी दिया हुआ है 75 मीटर 7500 मीटर और अपॉन बी सी के बदले बी सी ही हमने लिख दिया। सो बी सी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आया 7500 मीटर। इस तरह से हमने बी सी निकाल लिया। और अब क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं, फिर यह लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल ए बी डी। ध्यान रहे जब भी हम ट्रायंगल लेंगे तो वो राइट ट्रायंगल ही होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना है कि हम ये ए सी डी ले लें। तो ए सी डी नहीं लेंगे, जब भी लेंगे राइट ट्रायंगल लेंगे। ये राइट ट्रायंगल ए बी डी लेते हैं और इसमें भी हम tan का यूज करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया ए बी और बेस होगा बी डी। सोल्व करते हैं। tan 30 डिग्री इक्वल टू tan 30 डिग्री का वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे इसको हटा दिए। tan 30 डिग्री का वैल्यू पुट कर देते हैं। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और इक्वल टू होगा ए बी हो गया 7500 मीटर और बाई ये बी डी हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी इक्वल टू हो जाएगा 7500 और इंटू √3। फिर हम क्या करेंगे, √3 का वैल्यू पुट कर देते हैं 7500 इंटू 1.732 इतना मीटर और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करके आपको बताते हैं थोड़ी देर। तो हमने इसका मल्टीप्लिकेशन कर लिया और ये आया 129 और 90 इतना मीटर ये आ जाएगा। फिर बीडी निकल गया, ध्यान देंगे कि ये बीडी निकल गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और बीसी निकल गया यहाँ पे। तो फिर ये सीडी निकालना है हमें, यानी दोनों सीट के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे सो सो डिस्टेंस बिटवीन दी टू शिप्स इक्वल टू, तो फिर यहाँ पे बी डी माइनस सी डी, बी डी माइनस सॉरी बी सी लिख देंगे और बी डी आया है 12,990 और माइनस ये है 7,500
100, फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर ये आ जाएगा 0, 9, 9 से 5 जाएगा 4 और फिर 12 से 7 चला जाएगा तो 5, यानी 5490 मीटर। तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 32 था जो कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 32 का और है जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी पढ़कर और इसे सोल्व करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई, a man observes two cars on the opposite sides of the tower and in same straight line with its base। मतलब ये कह रहा है कि एक टावर के टॉप से जो कि 100 मीटर हाई है, एक आदमी दो कार को जो इस टावर के अपोजिट साइड में है और सेम लाइन में है उनको ऑब्जर्व करता है। और एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और दूसरे का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री पाता है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स। तो उन कार के बीच की दूरी निकालनी है। तो इसको इसके लिए भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो सबसे पहले ड्रॉ कर दे रहे हैं एक टावर का हाइट। तो ये सपोज कीजिए कि ये हाइट ऑफ द टावर हो गया। यहाँ पे हम लिख देंगे ये 100 मीटर यानी 100 मीटर इसका हाइट हो गया। यहाँ पे एक आदमी है, ये देख सकते हैं यहाँ पे एक आदमी है और इस टॉप का तो इस पॉइंट का नाम दे देंगे ए और ग्राउंड पर जो इसका बॉटम है यहाँ पे नाम दे देंगे बी। अब इसके बॉटम से होकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, और इस स्ट्रेट लाइन पर एक और सपोज कीजिए यहाँ पे एक कार है और इस कार का आप लोकेशन सी देते हैं और दूसरा इस टावर के अपोजिट साइड में है तो इसका दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं इसके पोजीशन का डी। अब कह रहा है कि इस ए से जो यहाँ आप देख रहे हैं ये जो ए है यहाँ से इस कार का अ, एक कोई कार या तो सी वाले कार का या डी वाले कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और एक का 45 डिग्री है। तो आपके आप पर डिपेंड करता है कि आप सी वाले कार का 30 डिग्री मानते हैं या डी वाले कार का। पर हम यहाँ पे अभी सी वाले का निकाल देते, सी वाले का लिख देते हैं कि ये 30 डिग्री है तो हम इससे इसको मिला देते हैं। ऐसे मिला दिए, इससे भी इसको मिला देते हैं, ऐसे मिला दिए इस तरह से। और यहाँ पे ए से होकर एक पैरेलल लाइन सी डी के ड्रॉ कर देते हैं। ये सपोज कीजिए ये लाइन पैरेलल लाइन है किसके, सी डी के। तो अब आप ध्यान देंगे कि यहाँ का जो ये एंगल होगा यह एंगल कहलाएगा इस सी का, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ जो कार है उसका ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा और यहाँ जो कार है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बनेगा। तो ये दिया हुआ है, सपोज कीजिए हम इसी को 30 डिग्री मान लेते हैं तो ये 30 डिग्री है, इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है? फिर इसी प्रकार से ये जो डी पर कार है उस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा 45 डिग्री। तो इधर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। अब पूछा है कि दोनों कार के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ये है दोनों कार के बीच का डिस्टेंस, यानी ये आपको सी डी निकालना है। तो इसके लिए आपको ये अलग अलग बी सी, मतलब पहले आप एक बीसी निकाल दीजिए और फिर बीडी निकालिए और फिर दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपका ये जो आंसर है वो आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिख देते हैं। यहाँ लिख दिए सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के बाद देखेंगे कि ये जो फिगर है इसमें कौन सा हाइट या कौन सा डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ए बी रिप्रेजेंट करता है हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे लिख दिए हाइट ऑफ द टावर और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 100 मीटर। तो ये भी लिख दिया 100 मीटर। और अब ये सी एंड डी आर दी locations of the two cars। ये दो कारों का लोकेशन है। BC का मतलब हो गया BC इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ
1 car from the tower। टावर से एक कार का डिस्टेंस है और BD क्या है? BD इज द डिस्टेंस ऑफ सेकंड कार फ्रॉम दी टावर। ये हो गया। और एंगल दे दिया गया है, यहाँ एंगल छोड़ देते हैं, समय की कमी है तो डायरेक्ट लिखते हैं। अब आप देखेंगे कि आपको जरूरत है CB निकालने की, और जबकि ये AB दिया गया 100 मीटर, तो ये एक ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ABC लेंगे। यहाँ पे हम 90 डिग्री का एंगल बना दे रहे हैं। ये यहाँ पे हम बना देंगे 90 डिग्री, इधर भी होगा इधर भी। तो ये राइट ट्रायंगल, ये वाला राइट ट्रायंगल ABC लेकर चलते हैं पहले। तो लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल ABC। इसमें देखिए आपको जो निकालना है वो है बेस, ये बेस निकालना है और परपेंडिकुलर दिया गया है। तो परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है tan। तो हम यहाँ tan ले लेंगे। tan कितना डिग्री? इसका एक्यूट एंगल है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री लिखेंगे और परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, बेस हो जाएगा BC। सोल्व करेंगे, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 लिख देंगे और इक्वल टू AB। AB है 100 मीटर, लिख दिए, और ये हो गया BC। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से BC इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू √3। और अब √3 का वैल्यू पुट कर देते हैं। 100 इंटू √3 का वैल्यू क्वेश्चन में भी दिया गया है 1.732। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट 2 डिजिट राइट साइड मूव करेगा, तो 173.2 मीटर, इतना मीटर आ गया BC। और अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल को लेकर चलते हैं। नेक्स्ट राइट ट्रायंगल है ABD। तो ये ABD को लेकर चलते हैं और इसमें भी हम tan ही लेंगे क्योंकि हमें बेस निकालना है और परपेंडिकुलर मालूम है। तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABD। और क्या लेकर चलना है? tan। tan कितना डिग्री? 45 डिग्री। इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर यानी AB और बाई बेस, बेस क्या है? BD। अब बारी है वैल्यू पुट करने की, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 1 इक्वल टू AB। AB ऑलरेडी दिया हुआ है 100, तो हम यहाँ पे AB के बदले क्या रख देंगे? 100 मीटर। हमने रखा यहाँ 100 मीटर और अपॉन BD। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार BD निकल जाएगा, तो BD हो जाएगा 100 मीटर। अब निकालना क्या हमें? दोनों कारों के बीच का डिस्टेंस। सो यहाँ लिख देंगे रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड डिस्टेंस, डायरेक्ट लिख दिए, और इक्वल टू ये हो जाएगा BC प्लस कितना? BD। अब देखते हैं कि BC कितना दिया गया है। तो आप यहाँ देखें, यहाँ आप लिखिए रिक्वायर्ड डिस्टेंस इक्वल टू BC कितना आया है? BC आप देख लीजिए, यहाँ पे हम लोगों ने BC निकाल कर रखा है। ये है BC और ये है BD। तो हम यहाँ पे BC का वैल्यू पुट करेंगे 173.2 और प्लस BC का वैल्यू कितना है? सॉरी, BD का वैल्यू है 100 और ऐड करेंगे तो ये 273.2 मीटर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 32 का और भी कंप्लीट कर लिया। अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इस तरह से तो अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर, जो ये कह रहा है कि इस फिगर में AB एक कॉर्ड है, ये AB एक कॉर्ड है जिसका लेंथ 8 सेंटीमीटर है, और सर्कल, जो ये सर्कल दिखाई दे रहा है इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और P से इस पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, एक PA और एक PB। यानी पॉइंट A और पॉइंट B पर जो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं ये एक दूसरे को P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ गलती से P के बदले B लिखा गया है, तो आप इसको इग्नोर करेंगे, ये P होगा। तो आपको ये AP यानी ये PA या AP का लेंथ, इसका लेंथ बताना है कितना होगा। तो इसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है। क्या कंस्ट्रक्शन करना है? यहाँ से O से ज्वाइन कर देना है P को,
और फिर ओ से ज्वाइन करना है बी को। और मान लेते हैं कि ये जो ओपी है वो एबी को काटता है सी पर। यहाँ पे हमने मान लिया कि सी पर इंटरसेक्ट करता है। तो अब यहाँ पे ये सब चीज़ लिख देना है। यहाँ सॉल्यूशन लिख दिए और फिर लिखेंगे वी ज्वाइन वी ज्वाइन 1 मिनट वी ज्वाइन क्या ज्वाइन किया हमने? ओपी एंड ओबी। अब जरा देखो ये ओए और ओबी दोनों रेडियस हैं। ओए और ये ओबी दोनों ही रेडियस हैं, तो दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे सो बिकॉज ओए इक्वल टू ओबी। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही रेडियस हैं। सो ये जो ओसी होगा, अगर ये ओए और ओबी इक्वल होगा, तब फिर ये ओसी इस एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी लाइन के यहाँ समझाते हैं कि अगर कोई ये मान लीजिए लाइन है और इस लाइन का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और इस पर ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट का इस एंड पॉइंट से और इस एंड पॉइंट से जो ये डिस्टेंस है, ये हमेशा इक्वल होता है। तो अब इसको कन्वर्स करके सोचते हैं कि अगर ये दोनों ही साइड इक्वल हैं, मतलब ये और ये अगर इक्वल है तो फिर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इस लाइन सेगमेंट का। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने यहाँ पे कह दिया, यहाँ पे हमने कहा कि अगर ये ओ ए इक्वल है ओ बी के, तो फिर ये ओ सी इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ये हमने हटा दिया। अब आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं सो ओ सी इज ओ सी इज दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो फिर ये जो एंगल है, ये एंगल आप देखें ए, यहाँ पे हमने मार्क कर दिया ये ए सी ओ, ये 90 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल सो एंगल ए सी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। ऑल्सो अब केवल इतना ही नहीं होगा, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये ओसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो फिर ये ए सी पूरे ए बी का हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए सी इक्वल टू ए बी बाई 2। और ए बी कितना है? ए बी है 8 सेंटीमीटर, तो बाई 2 करेंगे तो ए सी आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे इस फिगर में, ये ए सी हो गया कितना? 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 4 लिख दे रहे हैं। ये 4 सेंटीमीटर आ गया। तो अब देखना है कि इस ट्रायंगल में ए सी ओ में आप देखें तो ये एक राइट ट्रायंगल है और इसका हाइपोटेनस एओ मालूम है और परपेंडिकुलर और बेस में से एक साइड एसी भी मालूम है, तो ये दूसरा साइड ओसी निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल एसीओ, इन ट्रायंगल ए सी ओ, ओसी इक्वल टू अंडर रूट, और क्या होगा? ये होगा ओ ए का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। और ओ ए कितना है? ओ ए है 5 का स्क्वायर माइनस ये कितना है? 4। 4 का स्क्वायर, इसे सोल्व करेंगे तो ये 3 मीटर आ जाएगा। आप सोल्व कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से हम लोगों ने ओसी भी निकाल दिया। तो ओसी को भी यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि ये ओसी 3 मीटर है, 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 मीटर। थोड़ा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि जगह की कमी है, आप मैनेज कर लीजिएगा। अब आते हैं, हमें निकालना है ये एपी, एपी का लेंथ। तो पहले हम जान जाएं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस ड्रॉ किया जाता है वो इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे यहाँ पे कि नाउ नाउ ओए परपेंडिकुलर एपी। लेकिन क्यों?
यहाँ लिख देंगे रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिख दिए। तो अगर ये पॉइंट, ये अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो फिर ये जो एंगल है OAP या PAO, ये एंगल, ये कितना डिग्री होगा? ये भी होगा 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं ये 90 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ पे लिख दिए, सो एंगल PAO इक्वल टू 90 डिग्री। और अब हम दो ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल ये ACO और दूसरा ट्रायंगल ये PAO ले लेंगे। एक ट्रायंगल ACO और दूसरा PAO, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं नाउ इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल PAO लिखते हैं, एंड तो दूसरा ट्रायंगल कैसे लिखेंगे? तो यहाँ ध्यान देना है कि दूसरा ट्रायंगल आपको जो लेना है वो ACO होगा, पर इसे ऑर्डरली लिखना है। मतलब कि अगर यहाँ P है तो फिर इस ट्रायंगल का PAO ट्रायंगल का जो वर्टेक्स P है, तो इसका कोरेस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल में कौन-सा पड़ेगा? तो इसके लिए हम आपको यहाँ पे एक अलग से डायग्राम ड्रॉ करके समझा देते हैं, फिर इसे हम हटा देंगे कि ये मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हो गया ACO और इसमें ये 90 डिग्री है। और दूसरा जो ट्रायंगल आपको लेना है वो है ट्रायंगल इस तरह से, यहाँ पे है P और ये है A और यहाँ पे है O। तो अब ध्यान दें कि इसका ये एंगल 90 डिग्री है, यानी कि जहाँ यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये एंगल A 90 डिग्री है, तो यहाँ C। तो इस तरह से PAO में A का कोरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे C हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि यहाँ अगर सेकंड नंबर पर A है तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे C लिखना है। दूसरी बात कि यहाँ पे आप देखें तो एंगल O इसमें भी है और एंगल O इसमें भी है, मतलब एंगल O दोनों में कॉमन है। ये एंगल O और ये एंगल O कॉमन है दोनों में, तो इसलिए O की जगह O ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप याद कीजिए कि आपको सेकंड नंबर पर लिखना है A के बदले C और O के बदले O ही लिखना है। तो एक कौन सा बच जा रहा है? सिर्फ A। तो यहाँ पे आप लिख देंगे A, यानी ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल ACO। तो इस ट्रायंगल में अब इसे हम यहाँ क्या करते हैं, इसे हटा देते हैं। तो अब देखें तो इन दोनों ट्रायंगल में अभी हमने प्रूव करके रखा है कि इसका पहले वाले ट्रायंगल का PAO इक्वल है दूसरे वाले ट्रायंगल के ACO के। क्यों? क्योंकि दोनों में से प्रत्येक 90 डिग्री के इक्वल है। दूसरा अभी हमने कहा कि इसका एंगल O इसके एंगल O के इक्वल है क्योंकि यह कॉमन है। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉमन। और अब इस दोनों ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में, जैसे ये दो जो दोनों ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो फिर एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल, सो यहाँ लिख रहे हैं ट्रायंगल PAO सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल ACO के। क्यों? तो यहाँ लिख देंगे बाई AA सिमिलरिटी, यहाँ लिख देंगे। और जब ये सिमिलर होंगे तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो अगर इसका PA लेंगे तो इसका ले लेंगे AC, और अगर इसका हम AO लेते हैं तो इसका ले लेंगे CO, और इक्वल टू अगर इसका PO लेंगे पहला ट्रायंगल का तो दूसरे ट्रायंगल का हो जाएगा AO। अब ध्यान दें इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो PA फिगर देखकर आप समझिए PA कितना है, PA निकालना है, इसलिए PA को PA ही रहने देंगे। AC है 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखते हैं PA अपॉन 4 सेंटीमीटर इक्वल टू फिर AO कितना है? तो आप फिगर देखेंगे, ये है AO 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पे हमने लिखा 5 सेंटीमीटर और अपॉन
सीओ, सीओ हम निकाल कर रखे हैं, ये 3 सेंटीमीटर आया है, आप देख सकते हैं। सीओ हम लोगों ने यहाँ निकाला है, ओसी, ओसी यानी सीओ, ये 3 सेंटीमीटर है, यहाँ हो गया ये सीओ, सीओ 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पे मीटर लिखा गया, हम इसको सेंटीमीटर बना देते हैं। और फिर इक्वल टू हमने लिखा पीओ, और पीओ कितना है ये नहीं मालूम है, इसको ऐसे छोड़ दिए। और एओ, एओ कितना है ये भी 5 सेंटीमीटर है। पर अभी जो हमको निकालना है वो है पीए, पीए चाहिए। तो ये वाला फ्रैक्शन और ये वाला फ्रैक्शन लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग, या नाउ लिख देंगे, नाउ पीए अपॉन 4 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर अपॉन 3। ये सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल हो गया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ ऊपर देखिए, ये हो जाएगा पी 3 पी 3 इंटू पी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सो पी कितना हो जाएगा, पी इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर, मतलब हो जाएगा 6.66 सेंटीमीटर। तो ये पीए इक्वल हो जाएगा इतना, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 33 सोल्व कर लिया। और अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमी स्फीयर ऑफ सेम रेडियस ऑन इट्स सर्कुलर फेस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब इसे समझने के लिए एक डायग्राम यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये कह रहा है कि एक टॉय है जो एक कोन के रूप में है, जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। और यह जो कोन है वो माउंटेड है, यानी ऊपर रखा हुआ है एक हेमी स्फीयर के। तो हम क्या करते हैं, ये एक लाइन ड्रॉ कर दिए और ये हमने बना दिया हेमी स्फीयर। और ये हम ड्रॉ कर दिए इसके ऊपर एक कोन, ये कोन ड्रॉ कर दिए। इस तरह के शेप का एक टॉय है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसका कॉमन रेडियस, रेडियस का मतलब यहाँ से यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर ये दिया गया है, ये कॉमन रेडियस हो गया। और साथ में ये टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल हाइट हो गया, ये भी दिया गया है। और ये दिया गया है 15.5 सेंटीमीटर। तो कहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया, यानी ये जो आपको टॉय दिख रहा है, इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालें। तो पहले हम यहाँ सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ हमने लिखा सॉल्यूशन, और यहाँ लिखेंगे r इक्वल टू, ये कॉमन रेडियस हो गया तो हमने लिख दिया कॉमन रेडियस। और ये कॉमन रेडियस कितना के बराबर है, 3.5 सेंटीमीटर। और साथ में h, h का मतलब हो गया हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट। ये कोनिकल जो पार्ट है उसका ये हाइट हो गया। और ये नहीं मालूम है, यहाँ ध्यान देंगे, ये है कोनिकल पार्ट यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमको नहीं मालूम है, इसको हमने मान लिया है h। यहाँ पे हम लिख देते हैं h, ठीक है। कोनिकल पार्ट निकाल, ये हाइट हो गया, तो ये कैसे निकलेगा, तो अब ध्यान देंगे पता चल जाएगा आपको कि कैसे निकलेगा। ये टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर, और ये रेडियस है, ये 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस पूरे हाइट में से इतना इस रेडियस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस कोनिकल पार्ट का हाइट निकल जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 15.5 माइनस 3.5, और ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इस कोनिकल पार्ट का हाइट निकल गया। अब चूंकि आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया जो टॉय का होगा वो ये यहाँ लिखते हैं, ऊपर थोड़ा जगह छोड़ दे रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दी टॉय
इक्वल टू होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी कोन। अब इनका फॉर्मूला लिखेंगे अगर, तो हेमिस्फेयर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर और कोन का पाई आर एल होता है। तो ध्यान देंगे कि इसमें एक नया क्वांटिटी आ गया, नया क्वांटिटी है वो है एल। एल मतलब होता है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला लेंथ, तिरछा लेंथ, ये इसी को स्लैंट हाइट कहते हैं यानी एल कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसे एल लिख ही दे रहे हैं, फिगर में देखिए यहाँ पे हमने एल लिख दिया, ये भी एल ही है। तो इसी एल को, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं एल, इसको पहले फाइंड आउट करेंगे जिसके लिए हमने यहाँ पे स्पेस छोड़कर रखा है। तो यहाँ लिख देंगे नाउ एल। एल का मतलब हुआ स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। और स्लैंट हाइट कैसे निकलेगा, तो अंडर रूट का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एच कितना आया है, एच आ चुका है 12, 12 का स्क्वायर कर दिए और आर आ चुका है, आर तो दिया ही गया है 3.5, इसका स्क्वायर कर दिए। अब सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 144 और प्लस ये आ जाएगा 12.25, इतना ऐड करेंगे तो इसका समेशन हो जाएगा 156.25। तो इसका रूट आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये इसका ये एल का वैल्यू निकल गया। अब फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे जहाँ हमने छोड़ दिया था, यहाँ पे आते हैं और यहाँ आप देखिए सबका वैल्यू पाई आर एल सबका वैल्यू अब हमें मालूम हो चुका है। तो ये कैलकुलेशन करना है, इसमें से देखिए पाई और आर दोनों में है तो पाई और आर को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बच जाएगा 2r प्लस और यहाँ बच गया एल। फिर वैल्यू पुट करते हैं, पाई की जगह पे 22/7 और आर की जगह पे 3.5 इंटू 2 इंटू 3.5 और प्लस एल का वैल्यू आ गया 12.5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इस साइड आते हैं, यहाँ पे हमने लिखा इक्वल टू 22/7 इंटू 35/10 और इंटू ब्रैकेट में 3.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा और प्लस ये हो गया 12.5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 7 से 5 टाइम्स ये कट जाएगा, 5 से 2 टाइम्स 10 कटेगा और 2 से 11 टाइम्स 12 कट जाएगा। तो ये आ गया 11 और इंटू और ये ऐड करेंगे तो 12 और 7 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर मल्टीप्लाई करें तो 11 5 जाए 55 पॉइंट देंगे, 11 9 जा 99 और 5 104 का 4 लिखेंगे, 10 आ गया हाथ में और 11 1 जा 11 और 10 कितना हो जाएगा 21। तो इस तरह से 214.5 सेंटीमीटर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट कर लिया है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के और पर। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि find the area of the segment shown in figure if radius of circle is 21 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ये सर्कल का दिया हुआ है और एंगल एओबी जो ये देख रहे हैं 120 डिग्री है, पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। तो ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया आपको निकाल देना है। तो चलिए बनाते हैं, कैसे सोल्व करते हैं इसको देखिए। सबसे पहले तो क्या क्या दिया हुआ है वो यहाँ लिख लेते हैं, हमने लिख लिया सॉल्यूशन और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे r इक्वल टू 21 सेंटीमीटर और फिर थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। और ये जो शेडेड रीजन है, जो आप शेडेड रीजन देख रहे हैं, ये एक्चुअल में माइनर सेगमेंट है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे। सो लिख देते हैं, सो एरिया एरिया ऑफ द शेडेड शेडेड रीजन
इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और माइनर सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, अगर थीटा का वैल्यू 120 डिग्री दिया गया है तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे आर स्क्वायर और आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, यहाँ भी आर स्क्वायर है, यहाँ भी आर स्क्वायर है, तो हम आर स्क्वायर कॉमन ही ले लेते हैं। आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा थीटा पाई बाई 360 और माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब आर स्क्वायर की जगह पे आर का वैल्यू है 21, तो 21 का स्क्वायर लिखेंगे। थीटा थीटा 120 है और पाई का वैल्यू 22/7 है और नीचे में 360 है तो 360 भी लिख देंगे और माइनस साइन थीटा 60 डिग्री है, 60 डिग्री का हाफ हो जाएगा 30 डिग्री, यहाँ भी लिख दिए कॉस 30 डिग्री। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं। 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा और ये 120 से 3 टाइम्स कट जाएंगे तो ये हो गया 22/21 माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। अब आगे सोल्व करते हैं तो फिर इक्वल टू के सामने इक्वल टू देंगे और 441 इंटू 22/21 माइनस √3/4 ये लिख देंगे। और अब अगर हम एलसीएम लेंगे तो 441 और 21 और 11 का एलसीएम हो जाएगा 84। ठीक है, फिर 22 में 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 88 माइनस 21√3। और अब यहाँ ध्यान दें तो 21 से ये 4 टाइम्स कट जाएगा और 21 से ये 21 टाइम कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। तो अब आ गया क्या 21 और नीचे का ये 4 और इंटू 88 माइनस 21 इंटू 1.732 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं कितना होता है 21/4 और इंटू 88 माइनस, और ये मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, मल्टीप्लाई करके हम आपको बताते हैं कितना होगा। ओके, तो ये हो जाएगा, हमने मल्टीप्लाई कर लिया, इसका वैल्यू आएगा 36.372, ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 21/4 और इंटू इसका सब्ट्रैक्शन कितना होगा ये भी मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा देर में। देखिए यहाँ पे हमने तो इसका सब्ट्रैक्शन हमने कर लिया और ये आया 51.628 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसी में 51 पॉइंट इतना में मल्टीप्लाई करते हैं 21 से तो ये आ जाएगा कितना 1084.188 और अपॉन 4। अब अगर 4 से इसको डिवाइड करेंगे, इतना को हम कितना से डिवाइड कर दें 4 से तो रिजल्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा 271.047 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया। मतलब कि इसका अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू हो गया 271 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अप्रॉक्स वैल्यू होगा। तो ये हम लोगों ने इसे सोल्व कर लिया, ये आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। तो हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 35 और ये सेक्शन डी का
लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद सेक्शन ई स्टार्ट होगा। तो चलिए इसको भी देखते क्या कह रहा है। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525। ये जो नीचे डेटा दिया गया है इसका ये मीडियन है 525। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100, यानी इन सभी फ्रीक्वेंसीज का अगर सम 100 है, तो आपको ये जो यहाँ देख रहे हैं एक्स अननोन क्वांटिटी और यहाँ देख रहे हैं वाई जो अननोन क्वांटिटी है, इन दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए सोल्व करते हैं। इसे कैसे कर रहे हैं देखिए। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे क्लास इंटरवल। यहाँ क्लास इंटरवल लिख दिए और जो क्लास दिए गए हैं वो लिख देना है। जैसे एक दिया है 0 से 100। यहाँ ध्यान रखना है कि ये एक्सक्लूसिव फॉर्म में होना चाहिए। तो ये एक्सक्लूसिव फॉर्म में है। कैसे पहचानेंगे कि ये एक्सक्लूसिव फॉर्म में है? जब पहले वाले क्लास का अपर लिमिट सेकंड क्लास के लोअर लिमिट के इक्वल हो, इसी तरह से जब सेकंड क्लास का अपर लिमिट थर्ड क्लास के लोअर लिमिट के इक्वल हो, तो इसे हम एक्सक्लूसिव फॉर्म में समझ लेते हैं। और अगर एक्सक्लूसिव में ये न दिया होता तो फिर इसे एक्सक्लूसिव में बदलना पड़ता। मतलब अगर ये इनक्लूसिव में होता तो इसे एक्सक्लूसिव में बदलना पड़ता। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आगे मिलेगा, हम उसे सोल्व करके समझाएंगे। अदरवाइज किसी और वीडियो में इस पर चर्चा किया जाएगा। तो अभी 0 से 100 है, 100 से 200, फिर 200 से 300, फिर 300 से 400, 400 टू 500, 500 टू 600, 600 टू 700, 700 टू 800, 800 टू 900 एंड लास्ट 900 टू 1000। ये हमने क्लास इंटरवल नोट कर लिया। ठीक है, ये हमारा हो गया क्लास इंटरवल। और अब है फ्रीक्वेंसी। तो आप देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ये एफ लिख दिए। पहला फ्रीक्वेंसी 2 है, दूसरे क्लास की फ्रीक्वेंसी 5 है, तीसरे क्लास की फ्रीक्वेंसी x है, चौथे की 12, फिफ्थ क्लास का 17, सिक्स्थ क्लास का 20, और साफ लिख लेते हैं इसको, 6 वाले क्लास का कितना है 20, और उसके बाद y, फिर नेक्स्ट 9, नेक्स्ट 7 और लास्ट है 4। ये हमने फ्रीक्वेंसी नोट कर लिया। और फ्रीक्वेंसी के बाद अब यहाँ पे निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है? तो पहला फर्स्ट जो क्लास है, इस फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी ही उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। और सेकंड वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी और इसके पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देंगे इन दोनों को, तो इस वाले क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो 5 और 2 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से थर्ड क्लास यानी इस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब यहाँ लिखेंगे, तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी और इसके पहले वाले जितने क्लास हैं सभी की फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इन दोनों को हमने पहले ही यहाँ ऐड कर रखा है। तो हम इसको और इसको इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा थर्ड क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा 7 प्लस एक्स। इसी तरह से ऐसे ऐड करते चलेंगे तो ये 19 प्लस एक्स हो जाएगा। फिर 19 में 17 ऐड करेंगे तो ये 36 प्लस एक्स हो जाएगा। फिर 36 में 20 ऐड करेंगे तो 56 प्लस एक्स हो जाएगा। 56 प्लस एक्स में y ऐड करेंगे तो 56 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और उसमें 9 ऐड करेंगे तो ये 65 प्लस एक्स प्लस वाई आएगा। और फिर उसमें 7 ऐड करेंगे तो ये 72 प्लस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। और फिर 4 ऐड करेंगे तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। फिर इस तरह से हम लोगों ने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल दिया। अब यहाँ ध्यान देंगे, अब यहाँ पे
यहाँ लिखना है n। n का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल सम, यानी टोटल सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी है, इन सभी को ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? n के। बट फ्रीक्वेंसी का सम यहाँ ऑलरेडी दिया है, टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। तो हम क्या करेंगे, यहाँ n के बदले लिखेंगे 100। ठीक है, हमने 100 लिखा। तो n/2 कितना होगा? n/2 का मतलब हो गया 50। ये 50 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना है कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी का सम है यानी 100, वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये भी टोटल फ्रीक्वेंसी का सम है। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं, ये 76 प्लस एक्स प्लस वाई, ये इस 100 के इक्वल होगा। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे क्लियरली, क्लियरली, यहाँ लिखेंगे क्लियरली 76 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। सोल्व करेंगे तो ये x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 24, क्योंकि 76 उस साइड जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब आते हैं हम कि बिकॉज मीडियन कितना दिया हुआ है, तो मीडियन इज इक्वल टू 525। अब देखना ये है कि ये मीडियन किस क्लास से बिलोंग करता है, यानी किस क्लास में पढ़ता है। यहाँ पे स्टूडेंट क्लियर करना चाहते हैं कि मीडियन क्लास वो क्लास होता है जिसके अंदर, यानी जिसके अंदर मीडियन लाई करता है। तो मीडियन अगर 525 है, तो आपको एक ऐसा क्लास जो यहाँ शो हो रहा है, ये जो क्लास सब दिए गए हैं, इसमें से एक ऐसा क्लास चुनना है जिसके अंदर मीडियन पड़ता है, यानी 525 पड़ता है, तो वो है ये वाला 506, 500 टू 600। तो यानी कि ये जो आपका क्लास है, यही क्लास कहलाएगा मीडियन क्लास। तो इस तरह से मीडियन क्लास, तो यहाँ लिखेंगे मीडियन क्लास, मीडियन क्लास इज इक्वल टू 500 टू 600। ये हो गया मीडियन क्लास। तो अब इस मीडियन क्लास से स्मॉल एल सेलेक्ट करते हैं। स्मॉल एल का मतलब हो गया मीडियन क्लास का लोअर लिमिट। यहाँ मीडियन क्लास 500 टू 600 है, इसका लोअर लिमिट होगा 500। इसलिए यहाँ एल बराबर क्या लिख देंगे, एल के इक्वल हो जाएगा 500। फिर उसके बाद है कैपिटल एफ। कैपिटल एफ का मतलब हो गया मीडियन क्लास के ठीक पहले वाले क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ देखिए ये है मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास से ठीक पहले वाला क्लास ये है 400 से 500, और इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है 36 प्लस एक्स। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 36 प्लस एक्स। और अब स्मॉल एफ, स्मॉल एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो ये मीडियन क्लास है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20। इसलिए हम यहाँ पे एफ के बदले एफ के इक्वल 20 लिखेंगे। और लास्ट में एच, एच का मतलब होता है मीडियन क्लास का साइज। तो यहाँ देखिए मीडियन क्लास ये है 500 टू 600, तो इसका साइज क्या होगा, तो इस अपर लिमिट में से इस लोअर लिमिट को माइनस कर देना है। तो 600 में से माइनस करेंगे 500 को, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 100। तो ये हो गया 100 एच। इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ आते लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फॉर्मूला कहता है कि मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ और इनटू एच। ठीक है, तो मीडियन दिया हुआ है, तो मीडियन के सामने उसके नीचे 525 लिख देंगे। ये हो गया मीडियन इक्वल टू एल। एल हम निकाल चुके हैं, ये है 500, तो हम यहाँ 500 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे एल दिखाई दे रहा है, ये है एल 500 ने 500 लिखा, और उसके बाद में फिर प्लस है, तो हम यहाँ दे देंगे प्लस। फिर उसके बाद ब्रैकेट n/2 भी हम निकाल चुके हैं। आप देखिए यहाँ पे n/2 है, यहाँ देखिए ये है n/2। n/2 कितना आया है? 50, तो हम यहाँ लिख देंगे 50। ये हो गया 50 और माइनस कैपिटल एफ, कैपिटल एफ का वैल्यू है 36 प्लस एक्स, ब्रैकेट में लिख दिए।
और स्मॉल f कितना है, स्मॉल f है 20 इंटू h, h कितना आया है 100। ये सब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन सभी का वैल्यू यहाँ पे है। L 500, कैपिटल F 36 प्लस x, स्मॉल f देखिए यहाँ स्मॉल f 20 है और h 100 है, तो यहाँ हमने 100 लिख दिया। ओके, अब सोल्व करते हैं। सोल्व करते वक्त हम क्या करेंगे, 525 की ओर ये प्लस 500 को इस साइड ला देंगे, तो ये माइनस 500 हो जाएगा, इक्वल टू इधर हो जाएगा, ध्यान देंगे इधर होगा 50 माइनस 36 माइनस एक्स अपॉन 20 और इंटू 100। अब क्या होगा यहाँ पे 525 में से 500 सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये हो जाएगा 25 इक्वल टू यहाँ 50 माइनस 36, ये 14 हो जाएगा और माइनस एक्स, और ये 20 से ये 100 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये हो गया इंटू 5। अब 5 से अगर अंदर मल्टीप्लाई करें, उससे अच्छा है यहाँ 5 से ये 25 कैंसिल कर दिए, ये आ गया 5। ठीक है, तो इस तरह से अब आगे बढ़ेंगे तो 5 इक्वल टू 17 माइनस एक्स। सो दिस सिंपल एज, अगर हम x को 5 की ओर लाएं तो प्लस x होगा, और 5 को 14 की ओर ले जाएं तो 14 माइनस 5 यानी कि 9 आ गया, तो x का वैल्यू निकल गया। और अब सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व कर लें तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट कहाँ पे है, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ है। इसी इक्वेशन को सोल्व करते हैं, मतलब x की जगह x का वैल्यू 9 पुट कर दे रहे हैं, तो क्या आएगा रिजल्ट, ये हो जाएगा 9 प्लस y इक्वल टू 24। सो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 24 माइनस 9, और 24 में से 9 अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो ये कितना आ जाएगा 15। तो इस प्रकार 10 हमारा आंसर हो गया, x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 15। ये हमारा आंसर हो गया, बॉक्स में घेर दिए और यहाँ पे आंसर लिख दिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 35 हम लोगों ने सोल्व कर लिया, और इस प्रकार हमने सेक्शन डी के सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया है। तो अब बात, ये सेक्शन ई का पहला क्वेश्चन है 36। एक बार पढ़कर आपको सुनाते क्या कह रहा है। योर एल्डर ब्रदर वांट्स टू बाई ए कार, आपका बड़ा भाई एक कार खरीदना चाहता है, एंड प्लान्स टू टेक लोन फ्रॉम ए बैंक फॉर हिज कार, और अपने कार के लिए बैंक से लोन लेने का प्लान करता है। ही रीपेज हिज टोटल लोन ऑफ रुपीज 1,18,000 बाई पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 1,000। वो जो ये अमाउंट हो रहा है, इस अमाउंट के लोन को इंस्टॉलमेंट में पेड कर रहा है, और उसका पहला इंस्टॉलमेंट है रुपीज 1,000। इफ ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 100 एवरी मंथ, अगर वो अपने इंस्टॉलमेंट को प्रत्येक महीने 100 रुपए इंक्रीज करता है, आंसर द फॉलोइंग, तो ये नीचे वाले का आंसर देना है। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट, यानी 30वें इंस्टॉलमेंट में, जो 30वां एक सिंगल इंस्टॉलमेंट है, उस 30वें इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट पेड किया गया। सेकंड है द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30 इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि पूरे 30 इंस्टॉलमेंट में उसके द्वारा कितना अमाउंट पेड किया गया। और थर्ड है व्हाट इज द अमाउंट पेड इन लास्ट इंस्टॉलमेंट इफ टोटल इंस्टॉलमेंट आर 40, अगर टोटल इंस्टॉलमेंट 40 है तो लास्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बता देना है कितना पेड किया गया। और अगर आप थर्ड का ये नहीं बनाना चाहते हैं तो ये आंसर दीजिए कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट, यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट का रेशियो क्या होगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये आपको बता दें कि ये एपी का क्वेश्चन है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। तो इसका पहला नंबर यहाँ पे हम जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, एक नंबर। और यहाँ ध्यान देंगे कि इसका फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का मतलब हुआ ए, और ए कितना है
फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये है 1000 और कॉमन डिफरेंस यानी सीडी ये डी कहलाता है और डी कितना है तो वो हर मंथ 100 रुपीज इंक्रीज करता है इसलिए ये डी हो जाएगा 100। यहाँ भी हम रुपीज लिख देते हैं। तो इस प्रकार फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी निकल गया तो 13th इंस्टॉलमेंट बताना है। सो 13th सॉरी 30th इंस्टॉलमेंट 30th इंस्टॉलमेंट का मतलब हो गया T30 और जब T30 निकालेंगे तो इतना इक्वल टू होगा ए प्लस 29 बी यानी 30 है तो एक कम हो जाएगा 29। तो यहाँ पे ए के बदले 1000 प्लस ये हो जाएगा 29 और इंटू 100। सो सोल्व करेंगे तो 1000 प्लस 2900 और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इस तरह से कितना आ जाएगा ये आ जाएगा रुपीज 3900। तो एक आंसर ये हो गया। और अब आते हैं दूसरा जो इसका क्वेश्चन है वो है कि टोटल 30 इंस्टॉलमेंट में उसके द्वारा कितना अमाउंट पेड किया गया है। तो मतलब 30 यानी 30 इंस्टॉलमेंट का टोटल सम बताना है कितना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे ए इक्वल टू लिख दिए 1000 इतना रुपीज और डी भी मालूम है, डी का मतलब हो गया रुपीज 100 और एन एन का मतलब हो गया 30। सो एसएन आपको निकालना है यानी टोटल अमाउंट पेड, टोटल अमाउंट पेड इन 30 इंस्टॉलमेंट इक्वल टू ये हो जाएगा S30 और S30 का फॉर्मूला क्या होगा 30/2 इंटू 2A प्लस 29D इतना हो जाएगा। अब देखते हैं सोल्व करके ये क्या होगा। ये 15 हो गया और ये 2 इंटू कितना है फर्स्ट टर्म 1000 और ये हो जाएगा 29 इंटू डी हो गया 100। सोल्व कर दिए तो ये आ जाएगा 15 इंटू ये आ गया 2000 प्लस 2900। तो फिर ब्रैकेट के अंदर ऐड करेंगे ये हो गया कितना 4900 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा रुपीज डबल जीरो यहाँ दे दिए 15 9 जा 135 का 5 आ गया कैरी हो गया 13 15 4 जा 60 और 13 73। सो 73,500 रुपीज ये टोटल उनके द्वारा पेड किया गया है 30 इंस्टॉलमेंट में। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि अगर टोटल इंस्टॉलमेंट की संख्या 40 है तो लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा। तो यहाँ हमने लिखा लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब हुआ 40th इंस्टॉलमेंट 40वां इंस्टॉलमेंट। तो ये T40 हो जाएगा और T40 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 39B। अब हम यहाँ पे ऊपर देखिएगा यहाँ पे हम लिख देते हैं। सो T40 इक्वल टू कितना A के बदले 1000 और प्लस 39 इंटू 100 सोल्व करते हैं ये हो गया 1000 प्लस 3900। अब ये ऐड करने पर कितना हो जाएगा 4900। ये टोटल आ गया ये थर्ड का आंसर हो गया। अब आते हैं और में और इसका जो दिया हुआ है वो है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ लिखते हैं रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अपॉन और ये हो गया लास्ट इंस्टॉलमेंट। ये लिख दिए। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है रुपीज 1000 और लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि लास्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब 40वां इंस्टॉलमेंट यानी
40th इंस्टॉलमेंट, तो वो आया है 4900, माफ कीजिएगा 4900 होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लास्ट इंस्टॉलमेंट ये आया हुआ है। तो फिर इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, और ये हो गया 10/49, मतलब हो गया 10:49। तो इस तरह से और भी कंप्लीट हो गया। इस तरह हमारा जो ये क्वेश्चन है 36 वो कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, देयर इज ए सर्कुलर फील्ड ऑफ रेडियस 5 मीटर। ये एक सर्कुलर फील्ड है, यहाँ देख सकते हैं, और इसका रेडियस 5 मीटर है। कनाब, चिकू एंड सुरभि आर प्लेइंग विथ बॉल। कनाब है, चीकू है, सुरभि है, ये बॉल के साथ खेल रहे हैं। इन विच कनाब एंड चीकू आर स्टैंडिंग ऑन द बाउंड्री। ये जो कनाब है, के मीन्स कनाब हो गया और सी फॉर चीकू हो गया, ये बाउंड्री पर खेल रहे हैं सर्कल के। द डिस्टेंस बिटवीन कनाब एंड चीकू इज 8 मीटर। इनके बीच का ये कितना डिस्टेंस है, 8 मीटर। फ्रॉम सुरभि, फ्रॉम सुरभि पॉइंट एस, यानी ये जो सुरभि का पॉइंट एस है, यहाँ से टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन एज शोन इन फिगर। यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है। गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन का आंसर देना है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लेंथ एस के एंड एस सी, इस लेंथ में और इस लेंथ में क्या रिलेशन है। दूसरा, व्हाट इज द लेंथ यानी डिस्टेंस ऑफ ओ आर, इस ओ आर का डिस्टेंस क्या होगा। और फिर इसी का और है द सम ऑफ एंगल्स एस के आर, एस के और ये आर, यानी ये वाला जो एंगल है और ओ के आर, ओ के आर, इस एंगल का सम कितना होगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन कनाब एंड सुरभि, और कनाब और ये सुरभि के बीच का डिस्टेंस भी निकालना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन, और पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एस के एंड एस सी। तो यहाँ लिखेंगे एस के इक्वल टू एस सी, यही रिलेशन हो गया। बट क्यों, तो यहाँ पे लिखेंगे ये टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट्स, ये टेंजेंट है सेम पॉइंट से। तो यहाँ पे ये हो गया पहला। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कर रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओ आर, यानी ये ओ आर का लेंथ कितना होगा। तो यहाँ पे बता दें कि ये जो ओ आर है वो इस एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम ज्योमेट्री, डायरेक्ट लिख देंगे फ्रॉम जियोमेट्री, ज्योमेट्री से ओ आर इज दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एसी, एसी का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो सो एंगल, ये जो आप एंगल देख रहे हैं यहाँ पे आप देखिए, यहाँ दिखा रहे हैं ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एंगल ओ आर के, ओ आर के इक्वल टू 90 डिग्री, एंड एंड also ये यहाँ पे के आर हाफ हो जाएगा पूरे एसी का। तो मतलब के आर हो जाएगा 8/2, 8/2 का मतलब हो गया 4 सेंटीमीटर। तो अब आप देखो कि इस ट्रेंगल में ये के आर ओ में, इस ट्रेंगल में ये आ गया है 4, ये है दिया हुआ 5, तो ये ओ आर का लेंथ निकालना है। और ये राइट ट्रेंगल है, तो हम यहाँ पे आपको दिखा दे, फिगर में देखिएगा, ये फिगर में आर 90 डिग्री हो गया, और यहाँ पे ये जो के आर है ये 3 सेंटीमीटर हो गया, 3 सेंटीमीटर लिख दिया। तो अब आते हैं यहाँ पे नीचे, इन ट्रायंगल के आर ओ, एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री, सो ओ आर इक्वल टू
अंडर रूट हाइपोटेनस यानी ओके या के ओ लिख सकते हैं स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो ओके या के ओ का वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर और माइनस के आर हम निकाल चुके हैं 4, तो 4 का स्क्वायर यहाँ देख लीजिए निकाले हुए हैं। ये है के आर का वैल्यू 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने यहाँ निकाल दिया। ये 25 माइनस 16 मतलब हो गया 9, और 9 का रूट कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। तो ये एक सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी, अब आते हैं सम द सम ऑफ एंगल्स एस के आर एंड ओ के आर, अर्थात इसके और पर आते हैं। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है और का, द सम ऑफ एंगल्स एस के आर एंड ओ के आर। तो इसको निकालते हैं इस तरह से। यहाँ आपको बता दें, और लिख दिए, ये और दे दिए। यहाँ आप फिगर में आप देखेंगे कि ओ के रेडियस है, और रेडियस अगर किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रॉ किया गया है तो वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, दिखा रहे हैं फिगर में, ये ओके हो गया और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के से ड्रॉ किया गया है, इसलिए ये टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा। ये कई बार आ चुका है इस असेसमेंट पेपर में। तो हम यहाँ पे एक बार फिर से लिख देंगे कि रेडियस ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हो गया। सो एंगल, अब जरा देखो कि अगर ये परपेंडिकुलर है, ये ओ के परपेंडिकुलर है एस के पर, तो फिर ये एस के वो जो एंगल होगा, ये एंगल यहाँ वाला जो ये पूरा एंगल होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब कि ये यहाँ पे ऊपर फिगर में फिर देखिए, ये जो एंगल हुआ, ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लिख दिए एंगल एस के ओ इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर देखें तो एंगल एस के वो दो एंगल में डिवाइड हो गया है। यहाँ पे देखिए, ये जो एसी है, ये इस एस के ओ एंगल को दो अलग अलग एंगल में डिवाइड कर रहा है। एक एंगल है एस के आर और दूसरा है ओ के आर। तो हम इस एस के ओ जो एंगल है, इसको दो एंगल के सम के रूप में लिख सकते हैं। और वो दो एंगल में एक एंगल होगा ये वाला, ऊपर फिगर में देखिएगा, एक एंगल ये हो जाएगा एस के, और दूसरा एंगल ये हो जाएगा ओ के आर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एस के आर और प्लस एंगल ओ के आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक आंसर ये हो गया। और अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए देखिए, ऐसा पहले भी हम लोग एक क्वेश्चन था जिसमें ये निकालना था लेंथ, इस अ, इसका लेंथ निकालना था। तो हम लोगों ने दो ट्रायंगल लिया था, एक ट्रायंगल एस के ओ और दूसरा ट्रायंगल ये के आर ओ। इस तरह से हमने ले करके दोनों को सिमिलर करके इसको सोल्व किया था। फिर कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल एस के ओ एंड, दूसरा जब ट्रायंगल लेंगे तो वो इस तरह से लेना है कि एस के कोरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स की जगह पे, जैसे यहाँ एस है तो एस का इसमें कोरेस्पॉन्डिंग जो वर्टेक्स होगा इस ट्रायंगल का, वही एस के बदले में यहाँ पे फर्स्ट में लिखना है। तो आइए जानते हैं, फिर से एक बार आपको समझाते हैं। यहाँ आप ऊपर देखिएगा, ये ट्रायंगल हो गया एस के ओ, यहाँ हमने लिख दिया एस, ये हमने लिखा के, और ये ओ जिसमें ये 90 डिग्री है। और दूसरा जो ट्रायंगल हम ले रहे हैं वो है के आर ओ, इस तरह से, जहाँ यहाँ के है, ये आर है और ये ओ है, तो इसका ये एंगल 90 डिग्री है। तो आप देखिए ये दो एंगल, एक एंगल इस ट्रायंगल का एक एंगल के और इस एंगल का, सॉरी, इस ट्रायंगल का एंगल आर, दोनों 90 डिग्री है। तो ये एंगल इक्वल हो गए, और ये ओ दोनों में कॉमन है। अब फिगर में देखेंगे तो ओ दोनों में कॉमन पड़ रहा है, तो ये ओ हो गया दोनों में कॉमन। तो ए सिमिलरिटी लागू हो रहा है दोनों ट्रायंगल का। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल एस के ओ एंड, अब देखो कि यहाँ पे के वो वर्टेक्स है जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इसमें वही 90 डिग्री का एंगल आर पर बन रहा है। इसलिए इसमें के और इसमें आर, ये दोनों
एक दूसरे के कोरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होंगे या कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो हम के के बदले जहाँ पे यहाँ आप देख रहे हैं सेकंड में के है, वहाँ पे सेकंड में हम आर लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने लिखा आर और इसके लेफ्ट साइड में जगह छोड़ दिए। इसी तरह से आप देखें तो यहाँ पे ओ और ओ दोनों में कॉमन है, तो ओ का कोरेस्पॉन्डिंग ओ ही होगा। इसलिए यहाँ पे हम थर्ड ओ है, तो यहाँ भी हम थर्ड में क्या लिखेंगे, ओ लिख देंगे। तो अब इस वाले ट्रायंगल का एक और कौन वर्टेक्स बच गया, यहाँ पे आर हो गया, ओ हो गया, अब बच गया के, तो हम फर्स्ट में के लिख देंगे, यानी कि एस का कोरेस्पॉन्डिंग के हो जाएगा। तो यहाँ के आर ओ लिख दिए, ये के आर ओ है। यहाँ पे इसको थोड़ा प्रेस कर देते हैं, ये है ए आर, ये है ओ। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए इसका एंगल एस के ओ इक्वल है इसका एंगल के आर ओ के, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं और एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ, क्योंकि यह कॉमन है, यहाँ पे कॉमन लिख देंगे। सो ट्रायंगल एस के ओ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल के आर ओ के। कौन सा सिमिलरिटी, बाई डबल ए सिमिलरिटी। अब यहाँ पे जब ये सिमिलर होंगे तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो ऐसा करते हैं, हमें जो निकालना है वही लेते हैं, हमें एस के निकालना है, ये एस के, तो हम यहाँ पे इसका एस के ले लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं एस के। तो अगर इसका पहला और दूसरा लिए तो इसका भी पहला और दूसरा लेंगे, यानी यहाँ के आर लिखेंगे। उसके बाद एक साइड और ले लेते हैं, हम एक साइड ले लेते हैं जो इसका मालूम है वो है ओके। यहाँ पे देखिए ये साइड इसका मालूम है ओके, तो दूसरा साइड इसका हम ले लेते हैं ओके। यहाँ पे ले लिए ओके या केओ लिख सकते हैं। तो इसका अगर हम सेकंड और थर्ड लिए तो इसका भी सेकंड और थर्ड यानी आर ओ ले लेंगे। और अब सोल्व करते हैं, तो एस के कितना है, एस के निकालनी है, एस के रहने दिए, और के आर कितना है, तो के आर आप देखिए कहीं निकाल कर रखे हैं हम लोग, कहाँ पे निकाले हैं के आर का वैल्यू, देखिए यहाँ पर है के आर 4 सेंटीमीटर, इसमें भी हमने लिखा है पर स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ आप देख लीजिए के आर बराबर है 4 सेंटीमीटर, तो हम के आर यहाँ पे लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ लिखा 4 सेंटीमीटर इक्वल टू, और के ओ कितना है, तो ये फिगर में भी स्पष्ट दिख रहा है, यहाँ देखिए के ओ है 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। और फिर अपॉन आर ओ, तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने आर ओ निकाल कर रखा है, देखिए ये है आर ओ चाहे ओ आर, ये 3 सेंटीमीटर के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू एस के इक्वल टू 5 इंटू 4 यानी 20 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट चुका है। तो इस प्रकार से अब यहाँ आ जाइए, यहाँ बना रहे हैं एस के इक्वल टू कितना आ गया, 20/3 सेंटीमीटर, मतलब 6 इंटीजर 2/3 सेंटीमीटर। तो ये फाइनल आंसर हो गया, यानी थर्ड नंबर का, अर्थात डिस्टेंस बिटवीन कनाब एंड सुरभि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटीजर 2/3। यहाँ पे आप चाहें ऊपर लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं इस चीज को, यहाँ लिख देंगे सो डिस्टेंस बिटवीन कनाब एंड सुरभि इक्वल टू 6 इंटीजर 2/3 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व कर लिया, और अब बारी है लास्ट क्वेश्चन यानी 38। तो ये क्वेश्चन नंबर 38 पर हम लोग आ चुके हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। एक बार पढ़कर समझाते हैं आपको ये क्या कह रहा है। टू इनहांस द रीडिंग स्किल ऑफ ग्रेड 10th स्टूडेंट, यानी 10th स्टूडेंट के स्किल को बढ़ाने के लिए, इनहांस करने के लिए, द स्कूल
nominates you and two your friends to set up a class library. मतलब आपको और आपके दो दोस्त को नॉमिनेट किया जाता है क्लास लाइब्रेरी को सेटअप करने के लिए। देयर आर टू सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ ग्रेड 10। ग्रेड 10 में दो सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। यहाँ देखिए आपको बता दे रहे हैं, ये हो गया ग्रेड 10th के दो सेक्शन। एक सेक्शन है सेक्शन ए और दूसरा सेक्शन है सेक्शन बी। और ग्रेड 10th के सेक्शन ए में टोटल 32 स्टूडेंट्स हैं और इसमें 36 स्टूडेंट्स हैं। अब आप को जवाब देना है, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी। यानी क्लास लाइब्रेरी को सेटअप करने के लिए आपको कितने बुक को एक्वायर करना चाहिए, यानी एक्वायर करेंगे, लेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स कितना लेंगे, सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ताकि उन्हें समान रूप से वितरित किया जा सके स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए यहाँ ध्यान दीजिएगा एंड नहीं है और है सेक्शन बी। मतलब कम से कम कितना नंबर ऑफ बुक्स आप लेंगे लाइब्रेरी सेटअप करने के लिए कि सेक्शन ए के स्टूडेंट में उसको बांट दें, तो कोई भी वेस्ट बुक नहीं बचना चाहिए। यानी कि सारे बुक्स इक्वली 32 स्टूडेंट्स में, यहाँ देखें 32 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। फिर वही जो नंबर ऑफ बुक्स है वो भी अगर आप सेक्शन बी के स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो भी पूरा पूरा इन 36 स्टूडेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए और कोई भी बुक बचना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब मान लीजिए कि अगर आप इन दोनों के बीच, मतलब 32 स्टूडेंट्स के बीच कम से कम एक्स बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कोई भी रिमेनिंग बुक नहीं बचता है, तो इसका मतलब कि ये जो एक्स है वो 32 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, यानी एक्स डिविजिबल होगा 32 से। और इसी प्रकार से जब यही एक्स बुक्स को आप 36 स्टूडेंट में डिवाइड करेंगे तो ये 36 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यानी एक्स डिवाइड हो जाएगा 36 से भी। तो इस प्रकार आपको एक ऐसा नंबर चुनना है जो 32 से भी डिवाइड हो और 36 से भी डिवाइड हो और साथ में वह सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, यानी उससे छोटी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए जो इन दोनों दिए गए नंबर से डिवाइड होता हो कंप्लीटली। तो इसका मतलब है कि आपको इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालना होगा। तो इसका जो एलसीएम आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको एक बार हम यहाँ से सबको हटा देते हैं और बनाते हैं इसको। देखिए यहाँ से हमने इसको रिमूव कर दिया, सबको हटा दिया। तो इरेज करने के बाद अब आते हैं पहला क्वेश्चन पर। यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ लिख दिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन दे दिए। पहला क्वेश्चन हो जाएगा द रिक्वायर्ड द required number of books equal to LCM of 32 and 36। और अब LCM निकालेंगे इनका कितना होगा, तो इसके लिए हम 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 का पावर 5। ओके, इसी तरह से 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर और इंटू 3 का स्क्वायर। और अब जब एलसीएम निकालेंगे सो एलसीएम ऑफ 32 एंड 36 इक्वल टू, तो इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी फैक्टर्स आए हुए हैं प्राइम फैक्टर, जैसे 2 आया है, यहाँ भी 2 है, ये 3 है, तो इन सभी को यूज करना है। यानी कोई भी फैक्टर 2 बार नहीं लिखा जाएगा और प्रत्येक फैक्टर लिखा जाएगा। तो जैसे 2 लिखे और इसका हाईएस्ट पावर लेना है, तो हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 लिया जाएगा और 3 का हाईएस्ट पावर कितना है 2, मल्टीप्लाई करेंगे 2 का पावर 5 32 हो गया और ये हो गया 9, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 टू जा 18 और 9 3 जा 27 और 1 28। तो ये हो गया। सो
minimum number of books. So minimum number of books required equal to 288. एक आंसर ये हो गया। और अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि if the product of two positive integers is equal to the product of their HCF and LCM is true, then find HCF of 32 and 36। मतलब अगर दो पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है, अगर ये सही है, तब आपको HCF निकालना है 32 और 36 का इस कॉन्सेप्ट के आधार पर। तो इसके लिए हम यहाँ पे सेकंड में देखिए लिखते हैं HCF ऑफ 32, 36 into LCM of 32, 36 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में एक नंबर है 32 और इनटू दूसरा नंबर है 36। सो दिस इम्प्लाइज HCF निकालनी है तो HCF रहने दिए, HCF ऑफ 32 एंड 36 इक्वल टू, और यहाँ पे 32 इंटू 36 बाई LCM ऑफ 32, 36 ये हमने लिख दिया। तो अब आप देखें तो 32 इंटू 36 अपॉन ये LCM हम ऊपर निकाल चुके हैं। यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है आपको, LCM है 288 यहाँ पे, तो हम यहाँ पुट कर देंगे 288। अब इसे सोल्व करना है तो आप जान लीजिए ये 32 से 9 टाइम्स ये कट जाएगा और 9 से ये 4 टाइम्स कट जाएगा, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा 4। क्या आंसर आएगा? 4। तो सो HCF ऑफ HCF ऑफ 32 एंड 36 इज इक्वल टू 4। तो एक आंसर ये हो गया, और इसका और भी दिया हुआ है तो हमने यहाँ और लिखा, और में दिया गया है कि 36 को एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में। तो 36 को एक्सप्रेस करेंगे इस तरह से 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सो इट इज वेरी इजी। नाउ थर्ड, अब थर्ड सोल्व करते हैं। थर्ड में दिया गया है कि इफ P एक पॉजिटिव इंटीजर है, इफ P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट P इक्वल टू AB स्क्वायर। P का वैल्यू AB स्क्वायर दिया है एंड Q दे दिया है Q इक्वल टू A स्क्वायर B, where A and B are prime numbers, जहाँ A और B प्राइम नंबर्स हैं। देन LCM, सो यहाँ लिख दिए LCM। LCM निकालना है किसका? LCM निकालना है P और Q का। तो यहाँ पे आपको बता दें कि LCM ऑफ P एंड Q का मतलब हुआ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर या मैक्सिमम पावर कह सकते हैं। तो इस तरह से ये इक्वल टू दे देंगे, और अब देखें कि इसमें कौन-कौन प्राइम फैक्टर्स हैं। तो आप देखिए यहाँ पे एक प्राइम है A और दूसरा प्राइम है B, तो यहाँ पे A और B लिखना ही है और साथ में उनका हाईएस्ट पावर लिखना है। हमने लिखा A और A का हाईएस्ट पावर है 2 इंटू B और B का भी हाईएस्ट पावर है 2। तो इस तरह से LCM ऑफ P एंड Q क्या आ गया? A स्क्वायर B स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने इस असेसमेंट पेपर के सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया है, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है
तो आप हमारे वीडियो पर कमेंट्स करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे तैयार करने में हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।